हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जेनेटिक्स। हम ह्यूमन जेनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारे जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी देखेंगे। तो कल हमने लास्ट जो छोड़ा था वो था मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो उसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ें छूट गई थी कि हम न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बीच में डिफरेंस हमारे छूट गए थे। तो आपको पता है कि जैसे न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्या होती है, जो कि फादर और मदर दोनों से मिलेगी। तो ये न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्या रहेगी, बाई पेरेंटल रहेगी, ठीक है, दोनों पेरेंट्स से आएगी। जबकि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगी वो क्या होगी, वो मैटरनल इनहेरिटेंस होगी, यानी वो यूनिपेरेंटल होगी, है ना। बहुत ब्रीफ में हमको समझना है न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और दूसरा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कैसी रहेगी हमारी, बाई पेरेंटल, क्योंकि इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। जबकि ये कैसी होगी, यूनी पेरेंटल, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है और वो पेरेंट कौन है, मदर, ठीक है, या मैटरनल है ये। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसको न्यूक्लियर जीन्स कंट्रोल करेंगे। जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में जीन्स हैं वो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को कंट्रोल करेंगे, या फिर जीन का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था मेंडेलियन फैक्टर, है ना, मेंडेलियन फैक्टर भी बोलते हैं जीन्स को। जबकि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ये नॉन मेंडेलियन फैक्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं। जिनको हम प्लाज्मोजेंस बोलते थे, ठीक है, जिनको हम प्लाज्मोजीन्स बोलते थे, वो इसको कंट्रोल करते हैं, करेक्ट। तो ये बाईपेरेंटल यूनिपेरेंटल है, इसको न्यूक्लियोजीन कंट्रोल करेंगे, इसको प्लाज्मोजीन्स कंट्रोल करेंगे। तीसरा ये है कि ये क्या होगा कि जितने भी मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे उनमें सेम न्यूक्लियर जीन्स रहेंगे, यानी बोथ मेल एंड फीमेल, यानी जो मेल गैमेट्स बनेंगे और जो फीमेल गैमेट्स बनेंगे उसमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियर जीन्स रहेंगे। जबकि ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसमें क्या होगा, क्योंकि जो प्लाज्मोजेंस हैं वो सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये फीमेल गैमेट में आएंगे, यानी कि मेल गैमेट में ये या तो बहुत कम होंगे या एब्सेंट होंगे, ठीक है। चौथा क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल के जितने भी सेल्स हैं उसमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियर जीन्स रहेंगे, ठीक है। ऑल द सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, आप कहीं का भी सेल ले लीजिए, उसमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियर जीन्स रहेंगे, ठीक है। जबकि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से ट्रांसफ़र हो रही है तो ये वो तो नहीं है, कांस्टेंट तो नहीं है, तो बॉडी के अलग अलग सेल्स, जो डिफरेंट सेल्स होंगे, बॉडी के, उसमें जो ये प्लाज्मोजीन्स का नंबर है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्लाज्मोजीन्स, करेक्ट। जैसे ये न्यूक्लियर जीन से मतलब है कि जो भी क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो हम कहीं से भी निकाल लें, ऑल दी सोमेटिक सेल्स एक्सेप्ट दी गैमेट्स, तो सेम रहेगा नंबर। जबकि प्लाज्मोजीन्स क्योंकि साइटोप्लाज्म से इनका ट्रांसफ़र हो रहा है, इनका कोई भी एज सच हेरिडिटी से कोई वो नहीं है, ट्रू कनेक्शन नहीं है,
तो अलग अलग बॉडी के सेल्स में अलग अलग प्लाज्मोजीन्स के नंबर हो सकते हैं। लास्ट है कि जो रेसिप्रोकल क्रॉस आएगा, जो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा हमेशा, ठीक है, किसमें, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में सेम रहेगा, जबकि इसमें जो रेसिप्रोकल क्रॉसेस हमारे जो क्रॉस का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो यही था छोटा सा डिफरेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है, जब हम ह्यूमन बींग्स के करेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स। तो ह्यूमन जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स इन ह्यूमंस इज कॉल्ड ह्यूमन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, ठीक है, ह्यूमंस के कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन जेनेटिक्स स्टडी की थी वो करी थी सर आर्कनॉड सर आर्किबाल्ड गेरॉड ने करी थी। इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी कहा जाता है या फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी कहता है। सर आर्किबाल्ड गेरॉड को इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बहुत ही रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को इन्होंने स्टडी किया था, इनफैक्ट डिस्कवर किया था, एल्केप्टोन्यूरिया, इसे ब्लैक यूरिन डिजीज़ बोलते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ये ब्लैक यूरिन डिजीज़ है। इन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था और उन्होंने ये देखा था कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो है ही, क्योंकि इसमें एक फंक्शनल एंजाइम हमारी बॉडी को चाहिए होता है, वो एब्सेंट होता है। तो लेकिन साथ साथ ये एक जेनेटिक डिजीज़ भी है, मेटाबॉलिक डिजीज़ के साथ साथ एक जेनेटिक डिजीज़ भी है। तो इसीलिए जब इस डिज़ीज़ की डिस्कवरी हुई तब आगे फर्दर बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ पता चली जो ह्यूमन जीन से रिलेटेड थी और वो मेटाबॉलिक भी हो सकती हैं, जैसे कि ये है एल्केप्टोन्यूरिया, ये ब्लैक यूरिन डिजीज़ बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि एक्चुअली यूरिन का कलर जो होता है ब्लैक हो जाता है, ठीक है, एयर के प्रेजेंस में आने पे, क्योंकि इसमें एक होमोजेंटिसिक एसिड होता है जो कि जिसका कि एक्यूमुलेशन हो जाता है ना। तो अब ये है कि हम ह्यूमन जेनेटिक्स को और तरीके से, जैसे हम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, वैसे हम नहीं कंडक्ट कर सकते ह्यूमंस में, क्योंकि हम किसी इंडिविजुअल की किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ अपने अकॉर्डिंग अपने ट्रेट्स जो हमको चाहिए या जो हमें एक्सपेरिमेंट लगाना है उसके अकॉर्डिंग हम उनकी मीटिंग नहीं करा सकते। तो और भी और टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहली है पेडिग्री एनालिसिस। जैसे पेडिग्री एनालिसिस मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या होता है, डायग्रामेटिक हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, एक फैमिली ट्री बनाते हैं, फैमिली चार्ट बनाते हैं, डायग्रामेटिक रिकॉर्ड हम बनाते हैं और फिर हम स्टडी करते हैं कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग में कैसी स्टेज उसके चांसेस क्या हैं ऑफ स्प्रिंग में जाने के, और दूसरा कि वो होमोजाइगस कंडीशन में जाएगा पर्टिकुलर ट्रेट या हेटेरोजाइगस कंडीशन में जाएगा, ठीक है। तो एक पेडिग्री एनालिसिस है जिसके थ्रू हम ह्यूमन जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। दूसरा है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है कि इसमें जो भी हमारी गिवन पॉपुलेशन है उसके जो भी उसमें ट्रेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और जो जीन्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसकी हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, ठीक है। और इसमें हम मैथमेटिक्स में जो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स होती है उसके वेरियस जो लॉज हैं उनको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के।
तीसरा है सेल कल्चर। सेल कल्चर में क्या है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीडियम में ह्यूमन सेल्स का हम कल्चर करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कुछ कुछ ट्रेट्स का कैसे उनका बायोकेमिकल बेसिस क्या है इनहेरिटेंस का सेल कल्चर में। ठीक है, चौथा है स्टडी ऑफ ट्विन्स। स्टडी ऑफ ट्विन्स में ट्विन्स देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स और एक होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स। डाइजाइगोटिक ट्विन्स जिनको हम फ्रैटर्नल ट्विन्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम फ्रैटर्नल ट्विन्स भी बोलते हैं। क्या होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जबकि डाइजाइगोटिक या फ्रैटर्नल ट्विन्स नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। क्या होता है, जब जाइगोट बनता है तो जब उसका फर्स्ट क्लीवेज होता है तो उसमें से ब्लास्टोमियर बनते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जब क्लीवेज के बाद जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो टूट जाता है, यानी दो ब्लास्टोमियर बन जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि एक जाइगोट से दो ब्लास्टोमियर बन गए और ये फर्दर ब्लास्टोमियर आगे जाके रिस्पेक्टिव बेबीज या रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल्स बनाएंगे, इसीलिए ये हो गए मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। इस केस में क्या हुआ कि जो इन बेबीज़ का जीनोटाइप होता है वो एक जैसा होता है, सिमिलर होता है। जबकि डाइजाइगोटिक ट्विन्स कैसे बनते हैं कि क्या हुआ कि मदर में वैसे जनरली एक ही ओवम रिलीज होता है पर साइकिल, कभी कभी दो ओवम रिलीज हो गए और जो स्पर्म्स आए तो एक स्पर्म ने एक ओवम को फर्टिलाइज किया, दूसरे स्पर्म ने दूसरे ओवम को फर्टिलाइज किया। तो इस केस में दो जाइगोट बन गए, दो जाइगोट बनेंगे, आगे जाके वो दो बेबीज़ बनेंगे, यानी दो इंडिविजुअल्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं इनकी हम जब स्टडी करेंगे तो हम क्या देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो किसी भी इंडिविजुअल का जो फिनोटाइप होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक होता है जीनोटाइप और एक होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के केस में जीनोटाइप तो उनका सेम है क्योंकि एक ही जाइगोट से बने हुए हैं, लेकिन चेंज क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो हम क्या स्टडी करेंगे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर का क्या फ़र्क पड़ता है इंडिविजुअल के फिनोटाइप पे। ठीक है, इसीलिए ये एक मेथड है जिसमें हम ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। पांचवा है कैरियोटाइप। अगर मैं सिंपल भाषा में कैरियोटाइप कहूँ तो कैरियोटाइप क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन के क्रोमोसोम की पिक्चर को हम कैरियोटाइप कहते हैं। और अगर इसे प्रॉपर डेफिनेशन में कहूँ तो ये क्या होता है, इट इज़ द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट। It is the chromosome complement of a cell या individual। ठीक है, including description and characteristics of क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो जो किसी सेल में जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है, अब क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं बच्चों, क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी सेल में, ठीक है, जो क्रोमोसोम का सेट होता है वही क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं कि ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है, कितने क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो क्योंकि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, तो इसलिए ह्यूमन का क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 46। ठीक है, तो किसी भी सेल का जब हम उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उनकी पिक्चर लेते हैं जिससे कि हम उनका पूरा डिस्क्रिप्शन ले सकें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलेंगी, इसी को कैरियोटाइप बोलते हैं, इसी पिक्चर को कैरियोटाइप बोलते हैं। और ये प्रोसेस को बोलेंगे कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग क्या हो गई, वो प्रोसेस जिसमें कि हम क्रोमोसोम्स की पिक्चर लेते हैं ताकि हम क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट को डिटरमिन कर सकें, पता लगा सकें। और पता लगाने से हमारा मेन मोटिव क्या है कि यदि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है उनकी मॉर्फोलॉजी में या उनके नंबर में, तो वो हमको पता चल जाएगी, है ना, कोई भी डिसऑर्डर हमको पता चल जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम करते क्या है, अच्छा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि
हम ये कब पिक्चर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मेटाफेज होती है उस समय क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट और क्लियर दिखते हैं। तो जब भी हम कैरियोटाइपिंग करते हैं हम मेटाफेजिक क्रोमोसोम की करते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको हम उनके होमोलोगस पेयर्स में अरेंज करेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, उनकी लेंथ या पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज करते हैं। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ऑब्वियसली किसी भी इंडिविजुअल में सेक्स क्रोमोसोम्स भी होंगे, तो जो सेक्स क्रोमोसोम होगा उसको हम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज़ कि वो बड़ा है कि छोटा है, हम जो भी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको हम लास्ट में लिखते हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस का जब हमने कैरियोटाइप हम करते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी क्रोमोसोम्स के पेयर हैं उनको हम 7 मेजर ब्रॉड कैटेगरीज में या ग्रुप्स में हम उनको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। इन 2 बेसिस पे हम उनको रखते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो 22 पेयर होते हैं वो ऑटोसोम्स के होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो उनके हम नंबरिंग 1 से लेके 22 तक करते हैं। जो 23 वाला होता है बच्चों उसको हम 23 नंबर नहीं देते हैं और हम उसको नंबर ना देके हम उसको XX या XY लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी हम ह्यूमन का हम वो लिखेंगे तो हम लिखते हैं 22 प्लस XX लिखते हैं और या फिर XY लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, हम इसको ऐसे शो करते हैं जब हम ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स को दिखाते हैं। अब जो मैंने बताया कि हम उनको 7 मेजर ग्रुप्स में हम उनको डिवाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें भी जो हमने ग्रुप्स में डिवाइड किए, जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स हैं 23 जो पेयर्स हैं उनको हमने डिवाइड किया। उसमें भी क्या है कि अगर हम फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ करें, प्रॉपर फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ करें, स्पेशल फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ करें, तो हम उनको भी फर्दर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेंडिंग पैटर्न। इसका 44 प्लस XX लिख लीजिए या गैमेट में अगर आप इसको 22 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप गैमेट में लिखेंगे तो 22 प्लस X या 22 प्लस Y करके लिखेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ये तो हमने पढ़े कि हम ह्यूमन जेनेटिक्स को कैसे कैसे हम उनकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने 5 मेथड्स पढ़े, क्योंकि हम ह्यूमंस में ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि हम और इंसेक्ट्स में या फ्लावर्स में हम लगाते हैं, वैसे हम ह्यूमंस के केस में नहीं कर सकते। तो ये वेरियस मेथड्स थे जिसमें हम ह्यूमन जेनेटिक्स की स्टडी करते थे। अब है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इसको, ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं हम इनको 4 उसमें डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ जीन। दूसरा है डिफेक्टिव जीन्स ऑन ऑटोसोम्स, यानी ऑटोसोम्स में डिफेक्टिव जीन्स अगर प्रेजेंट है। दूसरा है थर्ड है डिफेक्टिव जीन्स ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी देखेंगे। डिफेक्टिव जीन्स ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स। और लास्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है, यानी क्रोमोसोम में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होगी उनकी नंबर में, ठीक है। तो पहला है इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ जीन। तो अब इसको पढ़ते हैं। आपको पता है कि अलग अलग जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें अलग अलग सेट ऑफ जीन्स होते हैं। तो जब अलग अलग सेट ऑफ जीन्स होंगे यानी कि उनके जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे।
तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसे ब्लड डिसऑर्डर आते हैं जो कि इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ जीन की वजह से होते हैं। इसमें हमको 2 डिसऑर्डर पढ़ने हैं जो कि ब्लड ग्रुप में है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक है RH फैक्टर, RH फैक्टर बोल लीजिए या एंटीजन बोल लीजिए, RH एंटीजन, या फिर RH ग्लूटिनोजेंस। ठीक है, तो RH फैक्टर की इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़ेंगे हम, और दूसरा हम पढ़ेंगे ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो पहला है RH फैक्टर की इनकॉम्पेटिबिलिटी। देखिए RH फैक्टर, या जिसको हम RH एंटीजन या RH ग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं, ये सबसे पहले लैंडस्टीनियर और वीनियर ने डिस्कवर किया था। देखिए RH एंटीजन या RH फैक्टर क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये एक प्रोटीन होती है जो कि RBC में प्रेजेंट होती है, और ये ह्यूमंस के केस में और रीसस मॉन्की के केस में देखी थी साइंटिस्ट ने। ठीक है, लैंडस्टीनियर वीनियर ने सबसे पहले इसको देखा था। और अब तक की स्टडी से हमें ये पता चला है कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, अबाउट 85% जो पॉपुलेशन है, उसमें ये RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, यानी वो RH पॉजिटिव होते हैं, और सिर्फ 15% ही जो पॉपुलेशन है उसमें ये RH फैक्टर एब्सेंट होता है। जो RH फैक्टर है बेसिकली एक प्रोटीन है। ठीक है, ये RH प्रोटीन है जो कि एक डोमिनेंट जीन इसके फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, जिसको हम R से दिखाते हैं। अगर ये डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली जो RR इंडिविजुअल होंगे उसमें ये प्रोटीन बनेगा, वो RH पॉजिटिव होंगे। जिसमें जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे, यानी जिसमें डोमिनेंट जीन बना रहा है लेकिन एक रिसेसिव है जो कि नहीं बना रहा है, तो क्योंकि डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली ये दोनों इंडिविजुअल क्या होंगे, RH पॉजिटिव होंगे। जबकि जो स्मॉल है इसमें कोई भी, इसमें जो ये R जीन है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो RH फैक्टर ही नहीं बनेगा, तो ये RH नेगेटिव होंगे। ठीक है, फिनोटिपिकली आप बाहर से देखोगे तो कोई अगर किसी का AB पॉजिटिव है या AB नेगेटिव है तो आप उनको फिनोटिपिकली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये नॉर्मली होते हैं। अब ये देखा गया है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे जब RH नेगेटिव इंडिविजुअल का ब्लड RH पॉजिटिव इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आता है तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या होता है, जब हम RH पॉजिटिव इंडिविजुअल का ब्लड RH नेगेटिव इंडिविजुअल को देते हैं तो क्या होता है, क्योंकि RH जो नेगेटिव इंडिविजुअल है उसमें RH एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन नहीं है तभी तो ये RH नेगेटिव है ना। तो अब RH पॉजिटिव, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जब RH पॉजिटिव का ब्लड हमने RH नेगेटिव को दे दिया तो इसमें तो ये एंटीजन था, इसमें ये एंटीजन नहीं था, तो इसको ऐसे लगेगा कि ये जो RH फैक्टर है या ये जो RH प्रोटीन है ये इसको एक एंटीजन के रूप में लेगा, ये इंडिविजुअल RH नेगेटिव वाला इंडिविजुअल। ठीक है, तो जब इसको ये एक एंटीजन के रूप में लेगा, अपने दुश्मन के रूप में लेगा इसका ब्लड, तो आपको पता है हमारे ब्लड में कोई भी चीज़, कोई भी अनवांटेड जब चीज़ आती है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है। तो क्या होगा कि जो RH नेगेटिव इंडिविजुअल है उसमें एंटी RH फैक्टर बनेगा, या फिर इसको हम RH एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं। इस एंटीजन के अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडीज़ को हम ग्लूटिनिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो RH जो प्रोटीन है उसको एक एंटीजन के फॉर्म के रूप में लेगा, उसके अगेंस्ट वो एंटी RH फैक्टर या एंटी RH एंटीबॉडीज़ या ग्लूटिनिन्स वो बनाएगा। तो क्या हो गया कि जब पहली बार जब
RH नेगेटिव इंडिविजुअल को ब्लड मिला, सपोज मैं RH नेगेटिव इंडिविजुअल हूँ, मुझे किसी RH पॉजिटिव का इंडिविजुअल का ब्लड मिला, तो मेरी बॉडी ने उसके अगेंस्ट क्या बनाई, एंटीबॉडीज़ बनाई। ठीक है, पहले उसमें तो कुछ नहीं होगा पहले ट्रांसफ्यूजन में, लेकिन सेकेंड ट्रांसफ्यूजन भी अगर ऐसा ही हो गया, मुझे फिर से ब्लड की ज़रूरत पड़ी और फिर से मेरे को RH पॉजिटिव इंडिविजुअल का अगर मेरे को ब्लड दिया गया, तो क्या होगा, ये जो एंटीबॉडीज़ थी ये अब उस ब्लड के अगेंस्ट काम करेंगी और क्या करेंगे, उसके ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ठीक है, उसके ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको अटैक करेंगे। और ऑब्वियसली अगर ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सिर्फ वही ब्लड अवेलेबल वो मुझको दिया गया, तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आगे फेटल कंडीशन हो सकती है। इसी तरीके से अगर RH नेगेटिव विमेन प्रेग्नेंट है, अगर कोई विमेन है वो उसकी वो प्रेग्नेंट है और वो RH नेगेटिव है, ठीक है, AB नेगेटिव, O नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, अभी हम सिर्फ RH की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो कि RH नेगेटिव है, अगर उसका पहला फीटस RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये जो RH पॉजिटिव फीटस है उसके ब्लड के थ्रू मैटरनल ब्लड में क्या चले जाएगा, ये RH फैक्टर जाएगा। ठीक है, RH फैक्टर जाएगा, तो अगेन उसके जो मदर की बॉडी में है उसके अगेंस्ट वो बनेंगी, एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो इसमें पहला चाइल्ड तो सेफ हो जाएगा, लेकिन अब एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, अब उनको पता है कि ऐसा ऐसा अगर कुछ आएगा तो हमें उसके अगेंस्ट एक्ट करना है। अब क्या हुआ कि यही विमेन जो RH नेगेटिव विमेन थी, उसका जो सेकंड बेबी था या सेकंड फीटस था वो भी RH पॉजिटिव हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये जो मदर की बॉडी है वो समझ जाएगी कि ये इसके अंदर भी क्या है, ये पर्टिकुलर एंटीजन है और एंटीबॉडीज़ पहले से ही बनी हुई हैं क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो बन गई थी। तो अब वो क्या करेगी, जो सेकंड फीटस होगा उसके RBCs को वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी। तो RBC के उसको जब डिस्ट्रॉय करेंगी तो जो बच्चा होगा उसको सीवियर एनीमिया या सीवियर जॉन्डिस हो सकता है, और इसी बीमारी को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरिथ्रोब्लास्ट RBCs के लिए बोलते हैं, और क्योंकि फीटस में बीमारी है इसलिए फीटलिस। ओके, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो आपसे ये पूछा जाता है कि ये बीमारी क्या है और तब आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। अब दूसरी है ABO, तो ये होगी RH फैक्टर। अब है ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी। ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होती है, आपको पता है कि ये इसका थोड़ा सा इनके बारे में हमने पहले भी जेनेटिक्स में आगे पहले पढ़ा था। क्या होता है, ह्यूमन ब्लड में RH फैक्टर के अलावा भी कुछ और एंटीजेंस होते हैं, कुछ और एंटीजेंस होते हैं या जिनको हम एंटीजेंस को क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजेंस। ठीक है, और ऑब्वियसली कुछ एंटीबॉडीज़ भी होती हैं यानी एग्लूटिनेंस भी होती हैं। तो ये जो एंटीजेंस हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे, ये जो एंटीजेंस हैं, एंटीजेंस को हम AG से दिखाएंगे। ठीक है, ये RBCs की सरफेस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं ब्लड प्लाज्मा में। अब ह्यूमंस में दो टाइप के एंटीजेंस होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस होते हैं, एक होता है A और एक होता है B। इसी तरीके से 2 टाइप की एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, एंटीबॉडीज़ को हम स्मॉल लेटर से दिखा रहे हैं। ठीक है, जो एंटीजन A है वो इनकॉम्पिटेबल होता है या एंटागोनिस्टिक होता है एंटीबॉडी A के। इसी तरीके से जो एंटीजन B है वो इनकॉम्पिटेबल होता है एंटीबॉडी B के। सिमिलर मतलब सिंपल भाषा में अगर समझने तो कैपिटल A स्मॉल a के साथ नहीं रह सकता, कैपिटल B स्मॉल b के साथ नहीं रह सकता। ठीक है, ये एंटागोनिस्टिक होते हैं, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, अगर ये एंटीबॉडीज़ इसके साथ आ गई तो ये क्या करेंगी,
सेल्फ क्लम्पिंग कर देंगे आरबीसी की, वो एक साथ चिपक जाएंगे या एग्लूटिनेशन कर देंगे आरबीसी का। बच्चों यही चीज़ जो है हम ब्लड ग्रुप जब हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ बेसिक, यही बेसिक फंडा होता है उसका भी। तो आपको अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ नहीं रहेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ नहीं रहेगा। यानी जो एंटीजन ए है वो एंटीबॉडी ए के इनकम्पैटिबल है और एंटीजन बी है वो एंटीबॉडी बी के इनकम्पैटिबल है। जबकि जो एंटीजन ए है वो एंटीबॉडी बी के साथ कॉम्पेटिबल है, यानी कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ रह सकता है, सिमिलरली कैपिटल बी स्मॉल ए के साथ रह सकता है। और अगर किसी आरबीसी में कॉर्पुस्कुलर फैक्टर, कॉर्पुस्कुलर मतलब आरबीसीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं, अगर ए और बी दोनों हैं, यानी ए और बी दोनों हैं, यानी ब्लड ग्रुप ए बी की बात कर रहे हैं, तो उस केस में दोनों ही एंटीबॉडीज़ वहाँ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों ही एंटीबॉडीज़ वहाँ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। और अगर प्लाज्मा फैक्टर ए बी को साथ रहना है तो उस केस में जो कॉर्पस्कुलर फैक्टर है ए और बी वो दोनों प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम एक टेबल्स के फॉर्म में जब देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। क्या है, इसके बेसिस पे अब हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे। जो ये ABO ब्लड ग्रुप है इसके बेसिस पे 4 ब्लड ग्रुप निकल के आते हैं। इस टेबल को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीजन जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसीज में, कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी में है। ठीक है, एंटीबॉडीज जो कि कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कैन डोनेट टू, यानी ये पर्टिकुलर जो ब्लड ग्रुप है वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, कैन डोनेट ब्लड टू, और ये है कैन गेट, ठीक है, या रिसीव ब्लड फ्रॉम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप की। ए ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन, जो भी आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट रहेगा उसी के बेसिस पे उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन रहेगा ए और एंटीबॉडी रहेगी बी। ठीक है, जो ए ब्लड ग्रुप वाला है वो ए को ब्लड ग्रुप दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और ले किससे सकता है, ऑफकोर्स ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कैसे। बी वाला ब्लड ग्रुप अगर किसी का बी है तो उसमें एंटीजन उसके आरबीसी में बी प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी, वो ब्लड ग्रुप दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ले किससे सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ठीक है, अगर ए बी है तो इस केस में दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे आरबीसी के सरफेस पे और कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी प्लाज्मा में। ये एक ही को देगा, ए बी को, और ले किससे सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। ऑफ कोर्स ए बी से तो लेगा ही लेगा, सबसे ले सकता है। ओ जिसका ब्लड ग्रुप है तो ओ ब्लड ग्रुप है, यानी उसमें कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा लेकिन दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी प्लाज्मा में। ये किसको देगा ब्लड ग्रुप, ये ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, सबको दे सकता है। ठीक है, लेकिन लेगा किससे, सिर्फ ओ से लेगा। ठीक है, क्या है कि जो हमारा ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसके बेसिस पे 4 ब्लड ग्रुप हमने बनाए। ठीक, अब आप देखो कि ए वाला ये तो क्लियर होगा। ठीक है, तो जो भी एंटीजन आरबीसी में प्रेजेंट होगा वही ब्लड ग्रुप उस इंडिविजुअल का हम मानते हैं या होता है। ठीक है, अब आप देखो ए वाला ए को ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक है, और किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी को क्यों दे सकता है, क्योंकि जो ए बी है, ठीक है, जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसको ये इसलिए दे सकता है क्योंकि उसमें कोई भी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए दे सकता है।
और ले किससे सकता है, ए से तो लेगा ही लेगा, ओ से क्यों लेगा, ओ से इसलिए लेगा क्योंकि उसमें ओ से इसलिए लेगा क्योंकि अब आप ध्यान से देखना, इसमें कौन सी प्लाज्मा एंटीबॉडी है, बी है, ठीक है, और जबकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। जब इसमें एंटीजन ही नहीं है तो ये एंटीबॉडी तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब हम इसको देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये एंटीबॉडीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, यानी इसके ब्लड को एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। अब ये ए बी से क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ए बी में दोनों है, ए बी है बी भी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि कैपिटल बी और स्मॉल बी साथ नहीं रह सकते। जब हम ये ब्लड ग्रुप यानी ए बी ब्लड ग्रुप इसको डालेंगे तो ये जो स्मॉल बी है ये इसका क्या करेगा, एग्लूटिनेशन कर देगा, इसीलिए, ठीक है, आराम से समझेंगे। सिमिलरली आप बी को देखो तो बी वाला ऑफ कोर्स बी को डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट करेगा। ए बी को क्यों डोनेट करेगा, ए बी को जब वो देगा तो ए बी के पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है प्लाज्मा में, तो जब वो देगा तो एंटीबॉडी, जब प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी नहीं है तो एग्लूटिनेशन नहीं होगा, इसलिए वो ए बी को डोनेट कर सकता है। ले किससे सकता है, ऑफकोर्स बी से ले सकता है। और ओ से क्यों लेगा, जैसे मैंने अभी बताया कि ओ, जब वो ओ से लेगा तो ओ में तो कोई एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन ही नहीं है तो ये जो एंटीबॉडी है वो किसके अगेंस्ट काम करेगी, किसी के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, एग्लूटिनेशन नहीं होगा, इसलिए वो ले सकता है। ऐसे ही आप इस पूरे चार्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ओ होता है, जो ओ है, तो आप देख रहे हो कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है उसमें क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है। तो इसीलिए जब एक दूसरे को खून देगा, है ना, तो इनका एग्लूटिनेशन नहीं होगा क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, एग्लूटिनेशन नहीं होगा। जैसे अगर ओ वाले ने ए बी को दिया तो क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसका एग्लूटिनेशन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली जैसे अगर बी को दिया तो ऑब्वियसली इसमें एंटीजन नहीं है, तो जब एंटीजन नहीं है तो ऑब्वियसली जो ये एंटीबॉडी है ये किसी काम की नहीं है, है ना, इसलिए ये इसको भी आराम से दे देगा। इसीलिए जो ओ है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सबको खून दे सकता है। जबकि जो ए बी वाला है, ए बी में आप देखोगे कि जब ये किसी से खून लेगा तो जो इसका जो प्लाज्मा है, इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। जब इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो जो भी इसको खून देगा तो उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट हो वो उसको आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, उसका एग्लूटिनेशन नहीं होगा। इसीलिए जो ए बी है वो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम देंगे तो हम RH फैक्टर को भी देखेंगे, ठीक है, कि RH पॉजिटिव है कि RH नेगेटिव है। यही चीज़ बच्चों, ये तो अभी डोनेशन के केस में देखिए, ब्लड डोनेशन के, ये चीज़ मदर और जो फीटस है उस केस में भी यही चीज़ होगी, ठीक है। और अगर ये मैचिंग मदर और फीटस के केस में प्रॉपर नहीं हुई तो वहाँ भी क्या हो जाएगा कि बेबी को जॉन्डिस या एनीमिया हो सकता है, और बट ये माइल्ड फॉर्म में होता है। और इवन जैसे हमने पहले देखा था RH फैक्टर के उसमें कि सेकंड बेबी को या सेकंड फीटस को प्रॉब्लम हो रही थी, फर्स्ट आराम से बॉर्न हो जा रहा था, लेकिन इस केस में फर्स्ट वाला जो फीटस होगा उसको भी माइल्ड फॉर्म का एनीमिया होगा, ठीक है, और जॉन्डिस हो सकता है। तो ये था बच्चों क्या था, ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी। अब है डिफेक्टिव जीन्स ऑन ऑटोसोम्स। अगर जीन म्यूटेशन हो जाएगा ऑटोसोम्स में तब क्या क्या जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है, ये हमने कंप्लीट कर लिया इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ जीन, जिसमें हमने RH फैक्टर वाला इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़ी और हमने दूसरा पढ़ा ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब हमको नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे डिफेक्टिव जीन ऑन ऑटोसोम्स, डिफेक्टिव जीन ऑन सेक्स क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। तो बच्चों आप इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा और ख़ुद ये चार्ट एक बार बना के उसके बाद समझ के देखिएगा और फिर लेक्चर को दोबारा देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।